नमस्कार। सोचिए, अगर हमें जिंदगी की उस सबसे खुफिया भाषा को समझने का मौका मिल जाए जिसने हमारे वजूद के हर राज पर से पर्दा उठा दिया हो। आज हम उसी कोड की बात करने वाले हैं। और पता है, ये कहानी आज और भी ज्यादा जरूरी हो गई है, क्योंकि अभी हाल ही में इस कोड को क्रैक करने वाले साइंटिस्ट्स में से एक जेम्स वॉटसन 97 साल की उम्र में गुजर गए। और उनके जाने के साथ ही साइंस के एक बहुत बड़े, एक क्रांतिकारी दौर का अंत हो गया है। तो सवाल यही उठता है, आखिर कैसे एक छोटे से अणु ने न सिर्फ एक साइंटिस्ट की विरासत घड़ी, बल्कि हम सबका, हमारे भविष्य का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए आज इसी रहस्य की परतें खोलते हैं। सेक्शन 1, एक युग का अंत। देखिए, जेम्स वॉटसन का जाना सिर्फ एक साइंटिस्ट का जाना नहीं है, ये साइंस की हिस्ट्री के एक सुनहरे चैप्टर का बंद होना है। उनके साथ वो पूरा दौर ही खत्म हो गया है जिसने बायोलॉजी की पूरी किताब को, आप कह सकते हैं, नए सिरे से लिख दिया था। ये वो जमाना था जब इंसानों ने पहली बार जिंदगी के ब्लूप्रिंट को अपनी आंखों से देखने की हिम्मत जुटाई थी। सेक्शन 2, जीवन के कोड की दौड़। अच्छा, इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। उस दौर में जब दुनिया के सबसे तेज दिमाग एक ही सवाल के पीछे पड़े थे कि आखिर ये आनुवंशिकता का राज है क्या। तो देखिए, 1950 से पहले साइंस एक बहुत बड़ी पहेली में उलझा हुआ था। सबको ये तो पता था कि माता पिता से गुण बच्चों में आते हैं, पर ये होता कैसे है। ज्यादातर साइंटिस्ट को लगता था कि इसका राज प्रोटीन्स में छुपा है, भाई वो डीएनए से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो थे। लेकिन फिर 1944 में ऑसवाल्ड एवरी का एक एक्सपेरिमेंट आया और उसने सबका ध्यान एक अनजान से दिखने वाले अणु पर खींच दिया, जिसका नाम था डीएनए। और बस यहीं से इस खोज की असली रेस शुरू होती है। 1951 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दो कमाल के दिमाग एक साथ आए। एक थे अमेरिका के नौजवान जेम्स वॉटसन और दूसरे ब्रिटेन के फ्रांसिस क्रेग। दोनों के सर पर डीएनए की पहेली को सुलझाने का जुनून सवार था। ठीक उसी टाइम पर लंदन में रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस एक बिल्कुल अलग तरीके से इसी रहस्य को सुलझाने में लगे थे। वो लोग डीएनए की एक्सरे तस्वीरें खींच रहे थे। सेक्शन 3, डबल हेलिक्स का खुलासा। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां सारी कड़ियां जुड़ने वाली थीं और साइंस का सबसे बड़ा रहस्य सामने आने वाला था। तो सवाल यह है कि आखिर ये डबल हेलिक्स है क्या भला। एकदम सिंपल भाषा में समझें तो ये डीएनए का शेप है, उसका आकार। कल्पना कीजिए, एक रस्सी की सीढ़ी है जिसे किसी ने दोनों सिरों से पकड़कर घुमा दिया हो, ट्विस्ट कर दिया हो। बस यही वो स्ट्रक्चर है जिसमें हमारी जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट लिखा हुआ है। अब इस पहेली को सुलझाने का जो सबसे जरूरी क्लू था ना, वो आया रोजालिंड फ्रैंकलिन के काम से। उनकी खींची हुई एक एक्सरे इमेज, जिसे फोटो 51 के नाम से जाना जाता है, उसने पहली बार साफ साफ दिखाया कि डीएनए का स्ट्रक्चर घुमावदार है, एक हेलिक्स जैसा। बस यही वो एक सबूत था जिसने गेम ही पलट दिया। जैसे ही ये सुराग मिला, वॉटसन और क्रिक ने फौरन अपना मॉडल बनाना शुरू कर दिया। और तभी उन्हें इसकी सबसे कमाल की बात पता चली, एक तरह का जादुई नियम। उन्होंने देखा कि डीएनए की सीढ़ी के डंडे हमेशा एक खास तरीके से जुड़ते हैं, ए हमेशा टी के साथ और जी हमेशा सी के साथ। प्रकृति का यह नियम सुनने में जितना सिंपल था, असल में उतना ही गहरा भी। और पता है, इसी एक सिंपल से नियम ने बायोलॉजी के दो सबसे बड़े सवालों के जवाब दे दिए। पहला सवाल था कि हमारा शरीर जानकारी को, इंफॉर्मेशन को स्टोर कैसे करता है। जवाब मिला इन ATGC के सीक्वेंस में। और दूसरा बड़ा सवाल, जब सेल्स डिवाइड होते हैं तो डीएनए अपनी हूबहू कॉपी कैसे बनाता है। इसका भी जवाब मिल गया। सीढ़ी की दोनों पटरियां अलग हो जाती हैं और हर पटरी अपने लिए एक नई जुड़ीदार पटरी बना लेती है, एकदम परफेक्ट कॉपी। 1953 में जब उन्होंने अपनी ये डिस्कवरी पब्लिश की, तो पेपर के आखिर में उन्होंने साइंस की हिस्ट्री की शायद सबसे मामूली दिखने वाली लेकिन सबसे पावरफुल लाइन लिखी। उन्होंने लिखा, हमारा ध्यान इस बात पर भी गया है कि हमारे बताए गए इस खास पेयरिंग से जेनेटिक मटेरियल के कॉपी होने का एक संभावित तरीका भी पता चलता है। बस इतनी सी लाइन में उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा राज दुनिया के सामने खोलकर रख दिया था। इस खोज से ये भी समझ आया कि शरीर के अंदर ये इंफॉर्मेशन, ये कोड काम कैसे करता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए डीएनए एक मास्टर रेसिपी बुक है जो एक लाइब्रेरी के अंदर बंद है। आप उस मोटी किताब को बाहर नहीं ले जा सकते,
तो आप रेसिपी को एक छोटे से कागज पर कॉपी करेंगे, है ना? बस ये छोटा कागज है आरएनए। फिर आप उस कागज को लेकर किचन में जाते हैं और उससे डिश बनाते हैं, और ये डिश है प्रोटीन। और यही प्रोटीन है जो असल में हमारे शरीर के सारे काम करते हैं। सेक्शन 4 बायोलॉजी का नया दौर। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये एक धमाका था। एक ऐसा धमाका जिसने बायोलॉजी के लिए एक बिल्कुल नए दौर का दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही हमें जिंदगी की इस भाषा को पढ़ना आया ना, इंसानों के लिए मानव संभावनाओं का एक नया आसमान खुल गया। बीमारियों के इलाज से लेकर फॉरेंसिक साइंस में अपराधियों को पकड़ने तक, हमारी खेती को बेहतर बनाने तक, हर एक फील्ड में इस एक खोज ने क्रांति ला दी। इसी खोज का सीधा नतीजा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसे लीड करने में वॉटसन का भी एक बड़ा हाथ था। सोचिए, इस प्रोजेक्ट ने इंसान के अंदर मौजूद पूरे 3 अरब लेटर्स की, जी हां 3 अरब, उस पूरी किताब को पढ़ डाला। ये कुछ ऐसा था मानो इंसान ने पहली बार अपनी खुद की यूजर मैनुअल पढ़ ली हो। सेक्शन 5 एक कॉम्प्लेक्स लेगेसी। लेकिन हर बड़ी कहानी की तरह इस कहानी में भी कुछ उलझे हुए पहलू हैं। जेम्स वॉटसन की साइंटिफिक काबिलियत जितनी जबरदस्त थी, उनकी विरासत उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड, उतनी ही विवादित भी रही। एक तरफ तो वो नोबेल प्राइज जीतने वाले एक जीनियस साइंटिस्ट थे, तो वहीं दूसरी तरफ उन पर हमेशा ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने रोज़ैलिंड फ्रैंकलिन के काम को उसका सही क्रेडिट कभी नहीं दिया। और इतना ही नहीं, बाद के सालों में नस्ल और इंटेलिजेंस पर दिए गए उनके कुछ बयानों ने तो बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, जिनकी पूरी दुनिया में कड़ी आलोचना हुई। लेकिन इन सब विवादों के बावजूद एक सच है जो कभी नहीं बदलता। डबल हेलिक्स की खोज साइंस की हिस्ट्री के सबसे बड़े, सबसे अहम अचीवमेंट्स में से एक है, और ये खोज इसे करने वाले इंसान से कहीं ज्यादा बड़ी और जरूरी है। आखिर में डबल हेलिक्स की कहानी बस यही सिखाती है, जो चीज़ कभी सिर्फ मेटल और तार का एक मॉडल हुआ करती थी, आज वो खुद जिंदगी का, लाइफ का सिंबल बन चुकी है। और ये हमें हमेशा याद दिलाती है कि इंसानी जिज्ञासा में, जानने की उस इच्छा में वो ताकत है जो हमें इस ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज खोलने की शक्ति देती है।